तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मेहमान जो कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, वरुण मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, धनोज जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और प्रीतपाल सुलेजा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब की बार किसकी सरकार? आप कहोगे कमल खिलेगा, लेकिन आप ही के अंदाज से शुरू करते हैं। अब की बार कितने पार? अब की बार भाजपा सरकार। नहीं, कितने पार आ रही है, आपदा जा रही है। चंद्रभूषण जी, 45 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। सर आप हर चुनाव में जाते हैं, दावा करते हैं इतने पार उतने पार उतने पार, तो मैं तभी पूछ रहा हूं अब की बार कितने पार? आपने पहला सवाल, मैंने कहा 45 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। 45 से 50? जी पक्का सर? कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोश से बोलिए ना सर। पूरा भाजपा ही हैं आप सर, थोड़ा जोश से बोलिए। 50 सीटें जोश पे जाके बोलिए। जब 400 में आपने हिचक नहीं की तो अब 40 से 50 सीटों में क्यों हिचक कर रहे हैं? जोर से बोलने की उनको जरूरत पड़ती है जो झूठ बोल रहे होते हैं। सर आप तो लोकसभा चुनाव में 400 पार तो हर चौराहे पर बोल रहे थे, तो थोड़ा तेज बोलिए कि 40 से 50 सीटें, ताकि जनता भी सुन पाए ना। नहीं, जनता सुन रही है। हाँ। 45 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हक में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है। ये दिल्ली के लोगों के लिए कल का मौका, परिवर्तन का मौका है, शानदार मौका है और वो उसका उपयोग करेंगे। तो यानी 40 से 50 सीटें आपकी आ रही हैं? जी, गैप बहुत लंबा कर लिया। जनता पार्टी की आ रही है। हाँ, मतलब बीजेपी सरकार बना रही है ना आपके मुताबिक? जी ठीक। वरुण मिश्रा जी, जी, यही सवाल आपसे, अब की बार कितने पार? देखिए, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, मैं जानता हूं। नहीं, हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं। तो जवाब दीजिए सर। सरकार हम बनाएंगे इस बार दिल्ली में। दिल्ली की जनता ने इस बार करवट ली है, उसकी अंगड़ाई देखकर ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। शीला दीक्षित जी के समय से जो रुका हुआ विकास है वो फिर से रास्ते पर आएगा। दिल्ली की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है। अब की बार कितने पार? एक पार्टी आपदा लाती है, दूसरी पार्टी आपदा में अवसर खोजती है। जिस तरह कोरोना में इन्होंने अवसर खोजा, जिस तरह कुंभ में अवसर खोज रहे हैं, उसी तरह ये दिल्ली के चुनाव वरुण जी, अब की बार कितने पार? होगा नहीं। 50 सीट कांग्रेस की आएगी, इसको लिख लीजिए आप। अच्छा, 50 आपकी भी आ रही है? 100%। अच्छा, तो क्यों 50 का दावा तो अभी बीजेपी ने भी किया ना, मैं तभी पूछ रहा था। नहीं, बीजेपी वाले वो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छे हैं। हाँ। इन्हें ऐसे ही रहने तो ऐसे ही अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपको सहारा ना दे पाए। कुछ कहा चंद्रभूषण जी? मैंने कहा इनको गालिब भी अपने शेर से सहारा ना दे पाए। क्या बात? नहीं, ये गालिब अगर ना हो तो आप लोग इस देश में ऑक्सीजन बिना मर जाएंगे। अगर गालिब नहीं हो, एक अकेले गालिब को निकाल दिया जाए तो ये लोग सांस लेने के लिए तरस जाएंगे दिल्ली में। बिना गालिब के इनकी कोई रैली नहीं होती, बिना गालिब के इनकी कोई भाषण नहीं शुरू होता। गालिब इनके लिए खाद और पानी है, इसीलिए मैंने गालिब से शुरुआत करी। खाद और पानी इनको मिलना चाहिए। अगर गालिब नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक भी मिनट सर्वाइव नहीं कर पाएगी देश में। आज अगर इनको इस देश से गालिब शब्द हटा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी गिर जाएंगे नीचे, अगर गालिब ना हो तो। गालिब भी इनके लिए। अच्छा वरुण जी, जल्दी से फिर मैं प्रीतपाल जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट वरुण जी, ये कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? मतलब मैं जानना चाह रहा था इस बात को लेकर, क्योंकि जो खिलाड़ी बार बार जीरो पे आउट हो रहा हो और वो ये कहे कि नहीं मैं अगले मुकाबले में तो शतक मारूंगा, उससे कम। जमीन पर उतरिए ना, ये कॉन्फिडेंस जनता देती है। आप जमीन पर उतरिए, जमीन पर रहिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोगों के सुख दुख में खड़े रहिए, उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहिए, उनको धोखा मत दीजिए 2 करोड़ नौकरियों के बहाने। तो ये प्रण है ना आपका कि इस बार को धोखा मत दीजिए, झूठ बोल। हाँ, धोखे से मुझे याद आया वरुण जी, धोखे से कुछ याद आया। तो इस बार ये पक्का प्रण है ना कि अगर भले ही 5 या 10 सीटें भी आई और आम आदमी पार्टी को जरूरत पड़ी तो जनता को धोखा नहीं दोगे? 100% आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, ओके।
प्रीतपाल जी, अब की बार कितने पार? आवाज आ रही तिलक जी आपको? जी, मैंने कहा अब की बार कितने पार वीर जी? तिलक जी नमस्कार, आपके सभी नेताओं को नमस्कार मेरा। नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी 2013 से 2015 से 2020 से लगातार जनता के बीच में जा रही है और जनता का इतना अपार प्यार मिलता आ रहा है आम आदमी पार्टी को, तो वो कॉन्फिडेंस जो जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया है, उसी कॉन्फिडेंस के बल पर हम ये कह रहे हैं कि इस बार चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। संख्या वो 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 60 भी, 65 हो सकता है, 70 भी हो जाए। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है, जो हमने दिल्ली में डिलीवर करके दिया तिलक जी, उसके आधार पे हम मानते हैं कि हम दिल्ली के अंदर चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि 70 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतनी पढ़ी लिखी पार्टी और पढ़े लिखे नेता हैं, तो फिर ये फ्री की रेवड़ियों पर पूरा चुनाव क्यों लड़ गए आप? नहीं, तो ये तो आम आदमी पार्टी का शुरू से ही हमारा ये विजन रहा है। हाँ। कोई हमने आज पहली बार तो किया नहीं, हम तो 2013 में भी बोल के आए थे। 2013 में हमने कहा था पानी माफ बिजली आप, हमने पानी माफ किया, बिजली आप किया। 2015 में आया तो बिजली भी माफ करती, पानी भी माफ कर दिया, शिक्षा तो पे फिर भी काम डिप्टी किया, सीएम स्वास्थ्य साहब पे भी की काम सीट किया। भी चेंज कर दी आपने? नहीं, ये उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ओझा जी को कहा कि ओझा जी आप इसके लायक हैं, आप यहाँ से लड़ो, हम दूसरी सीट से अच्छा, लड़ेंगे। त्याग कर दिया ओझा जी उन्होंने को- मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, जो काम करके हम आए हैं, हम दिल्ली की किसी भी विधानसभा से कोई भी हमारा प्रत्याशी लड़ेगा आम आदमी पार्टी का, वो लेकिन अरविंद कांग्रेस केजरीवाल कह के रही है नाम कि से भैया जीतेगा। 50 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को कहां खड़ा पा रहे हैं? क्योंकि माना तो ये जा रहा है कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, आम आदमी पार्टी उतना कमजोर होगी, और वरुण जी कह रहे हैं कि हमसे लिखित में ले लो, 50 सीटें हमारी आ रही हैं। तिलक जी, कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में है। 2013 में भी इनको जनता ने बता दिया, 2015 तो एकदम ही साफ कर दिया, 2020 साफ कर दिया। कांग्रेस न 3 में है न 13 में वहां पे है। कांग्रेस सिर्फ वोट काटने के काम में लगी है, मगर कांग्रेस के जो वोटर है वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस कहीं से जीत नहीं रही नहीं है। तो वोट किसका अपना काटेंगे वोट वो? खराब करना नहीं, वो है कितना वोट उनको, पिछली बार कितने प्रतिशत वोट मिला उनको? कांग्रेस को कितने प्रतिशत नहीं, वोट जितना था? भी वोट है वो है तो आप ही का है ना? सर वो नहीं करे सर, 4% वोट इनको मिला दिल्ली से। हाँ। तो कांग्रेस का तो वोट प्रतिशत कोई है नहीं। कांग्रेस कहीं किसी समय में कांग्रेस वहां राज किया करती थी, छत्र राज होता था भाजपा का और कांग्रेस का। इन्होंने अगर डिलीवर करके दिया होता तो आम आदमी पार्टी आती क्यों? अरविंद केजरीवाल तो नहीं कहता कि आप लोग कर रहे होते तो हमको क्यों आना पड़ता, हम अपना काम धंधा छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के क्यों राजनीति में उतरते? राजनीति की दलदल में उतरने का सबसे बड़ा यही कारण रहा। ना भाजपा ने दिल्ली में नहीं, deliver किया, आपकी बातों ना से ऐसा कांग्रेस ने महसूस deliver हो रहा है प्रीतपाल जी, आप कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के चाहते हैं कि कांग्रेस फाइट में ही ना ही दिखाई दे? नहीं सर, हम नजरअंदाज नहीं करें, दिल्ली की जनता ने नजरअंदाज इनको किया है। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के राज को देखा कि शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में बिजली के क्या भाव थे, बिजली का क्या हालात थी, 8-12 घंटे। वरुण मिश्रा जी व्यक्त करना चाह रहे हैं। वरुण जी जल्दी से, धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। वो कह रहे हैं ना आप 3 में ना 13 में। देखिए, ऐसा ना, प्रीतपाल जी की बात पर मुझे एक बात आई जब उन्होंने याद कहा कि वोट काटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का ही वोट काट कर तो आम आदमी पार्टी पैदा हुई है, तो सबसे बड़े वोट कटवा तो ये खुद ही है, ये क्या बात करेंगे? दूसरी बात, एक्सीडेंटल नेता, आंदोलन से झूठ बोलकर उपजा हुआ नेता, जो अपने बच्चों की कसम खाकर राजनीति में आया कि सुनो जी मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सुनो जी ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। और उस आदमी ने बंगला भी लिया, गाड़ी भी ली, देश के लोगों से झूठ भी बोला। ये क्या बात करेंगे आम आदमी पार्टी? वरुण जी, आम आदमी पार्टी के लोगों का एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर आपने कहा, जनता का जनादेश का अपमान नहीं है? नहीं, देखिए, जिसको जनता बार बार चुन रही हो, मुख्यमंत्री बना रही हो, आप उसे एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं? देखिए, मैंने एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नहीं कहा, मैंने एक्सीडेंटल नेता कहा। अच्छा, एक्सीडेंटल नेता का। केजरीवाल एक्सीडेंटल नेता है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर तो जनादेश से बने हैं ना? केजरीवाल इस देश के सबसे बड़े हाई एम्बिशियस नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से पोषित होने वाले नेता हैं वो, निश्चित रूप से। अच्छा, तो और ये दिव्य ज्ञान कब मिला आपको? आप इनका
इतिहास उठाइए ना। नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये दिव्य ज्ञान, ये आकाशवाणी, ये भविष्यवाणी कब हुई आपको? ये जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते फायदा किसको होता है? वरुण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भविष्यवाणी आकाशवाणी कब हुई आपको? नहीं देखिए, ऐसा है ना, भविष्यवाणी और आकाशवाणी की बात नहीं है। हाँ। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलती है। जरूरी अच्छा, नहीं तो ये कि कब जैसे पता इनको चला दिल्ली की आपको, जनता कुछ ने इस बार बता समझ पाएंगे? लिया है। ये कब पता जैसे- चला आपको? जैसे दिल्ली की जनता ने इनको इस बार समझ लिया है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है। उसमें एक मुझे ये भी आप गिन सकते एक्सीडेंटल हैं। नहीं होता सर, इनको- इसे एक्सीडेंटल नहीं बोलते। इनको जो है, इसे ये बोलते हैं कि इन्होंने आपकी जिन अन्ना हजारे के कंधे पर कदम रखकर प्रीतपाल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। प्रीतपाल जी जल्दी से, फिर डॉक्टर धनोज आ रहे हैं आपके पास। अन्ना हजारे आज इनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वरुण जी इस बात को भूल चुके हैं कि जो इतिहास रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस 138 वर्ष पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने देश के अंदर राज, एक छत्र राज किया है देश के ऊपर। कांग्रेस के प्रवक्ता, एक सीनियर पार्टी के प्रवक्ता इतनी छोटी, इतनी ऊंची बात कर सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर बोलता, मैं कहता कि तो वो गालियां भी रख लेते हैं, वो चैनल पे राष्ट्रीय बोल लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम संयमित बात रखनी चाहिए। एक चुना हुआ व्यक्ति, एक चुने हुए पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर आप आक्षेप लगा के करें एक्सीडेंटल नेता, वो एक्सीडेंटल नेता हो सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल नहीं। आंदोलन से देखिए भाई साहब, मैं आपके बीच में वरुण जी मैंने बोला, झूठ बोलकर उभरे हुए नेता ने अपनी बात पर कायम रख सकता हूँ, इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ कि आप मेरी बात को सुन लें। नहीं, बिल्कुल मैं लॉजिकल बात आपसे कह रहा हूं सर। आप ये कह देते हैं कि हम 6 राज्यों में राज कर रहे हैं कांग्रेस, वहां पे हमने ये डिलीवर करके दिया, हम ये करके दिल्ली में देंगे, तो मुझे अच्छा लगता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने बच्चों की कसम खाई थी, उसने मैंने ले लिया था, ये आप ये कह दीजिए ना, ये बात झूठ है। आप कह दीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप आप बोलिए ना, देश आपको देख रहा है, आप कहिए कि ये बात झूठ है। भारतीय जनता पार्टी भी काम करती है, तो कांग्रेस भी वही काम कर रही है। आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। आप कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप इस बात को कह दीजिए ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तिलक जी के श्रोता भी समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप ये बात कह सकते हैं। आप एक मिनट वरुण जी, वरुण जी एक काम गिनवाने पड़ेंगे वरुण जी। वरुण जी आपको बताना पड़ेगा कि मैं फलने जगह पे हमारी सरकार है, हमने ये डिलीवर करके दिया। 10 साल से दिल्ली में प्रीतपाल जी आपकी सरकार है, गिनाना आपको पड़ेगा, काम आपको बताना पड़ेगा, आपने क्या किया ये बताना पड़ेगा, आपने रोजगार के नाम पर क्या किया ये बताइए, आपने कितने ओवरब्रिजेस बनवाए ये बताइए, कितने विश्वविद्यालय खुलवाए ये बताइए, कितनी नई सड़कों को आपने पैदा किया दिल्ली के अंदर ये बताइए, यमुना जी को कितना साफ किया ये बताइए। मुझसे सवाल मत करिए, 10 साल से आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं, आप बताइए देश को आपने दिल्ली में क्या किया है, ये बात आप बताइए। ये आपको साबित करना पड़ेगा। एक मिनट प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, वरुण जी प्लीज एक मिनट प्लीज। डॉक्टर धनोज, अपना राजनीतिक चक्षु खोलिए, बताइए दिल्ली में वोटिंग है, कौन मारेगा बाजी? क्या लग रहा है आपको, अब की बार किसकी सरकार? प्रीतपाल जी कह रहे ठोक बजाकर भंगड़ा हम ही डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप सभी को नमस्कार और इंडिया वॉइस को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज मैं संसद की कार्रवाई देख रहा था। हाँ। तो संसद की कार्रवाई में जो जोरदार क्रिकेट की नजर से देखिए तो पीएम साहब छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, तो वही मैं 2 लाइन वहीं से शुरुआत करता हूँ। फिर आपके सवाल, हालांकि आपके सवाल का जवाब इस 2 लाइन में है, और मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि जो दिल्ली का क्या मूड है उस पर भी मैं अपनी बात रख सकूं। वो चमक रहा है सितारों की तरह, आप समझ जाएंगे। वो चमक रहा है सितारों की तरह, उसका चर्चा हो रहा है यारों की तरह, उसका चर्चा हो रही है यारों की तरह। काम देखकर विपक्ष भी चिल्ला रहा है घायलों की तरह, काम देखकर विपक्ष भी चिल्ला रहा है घायलों के तरह। ये सच है धनोज, ये सच है धनोज, भारत सज रहा है गुलाब के बागों की तरह, भारत सज रहा है गुलाब के बागों की तरह। अब मैं दिल्ली पे आता हूँ, क्योंकि हमारे प्रीतपाल बहुत अच्छे मित्र हैं, डिबेट में उलझ जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल आपके लोग यह न के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बिफर जाते हैं,
देखिए 2013, 2015, 2020 अगर मैं विश्लेषण करूं तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोग आंखों देखी लोग झाड़ू लेकर घरों से निकल जाते। जब केजरीवाल साहब गुजरते थे लोग झाड़ू लेकर निकल जाते थे और यह कहते थे, आश्वासन देते थे केजरीवाल साहब को कि केजरीवाल साहब ये झाड़ू देखो, यही हमारी पहचान है, यही हमारी मिसाल है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये बात प्रीतपाल सिंह जी भी बोलेंगे, वरुण जी भी बोलेंगे और चंद्रभूषण जी भी बोलेंगे। जो दिल्ली में जो कैंपेन कर रहे थे, तो देखिए केजरीवाल का हंसता मुस्कुराता, दूसरी बात जो प्यारा चेहरा, 2 मुफलर वाला और वो हंसता हुआ, वो सब गायब। तो जब जनता समझ रही है कि जब केजरीवाल बदल सकते हैं, फिर जनता क्यों नहीं बदल सकती है? क्योंकि जो जनहित, जनता के हित में होने वाले काम, अगर आप देखिए तो जो वादे थे केजरीवाल साहब ने जो वादा किया था, उनके जो 70 वादे, मैं 70 वादों की बात करूंगा, उन्होंने ही कहा था, मैंने नहीं कहा था, प्रीतपाल जी ने भी नहीं कहा था, केजरीवाल साहब ने कहा था 70 वादे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं यमुना जी को साफ नहीं कर पाया। तो ये 70 वादे और यमुना जी के सफाई तक की जो बीच की दूरी है, इसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली की जनता यह भी सोच रही है, माय डियर चावला जी, कि केजरीवाल जी 62 या 65 दिनों तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन जेल से निकलते इस्तीफा देकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। अब वो जगह जगह करते फिर रहे हैं। और इससे पहले 2024 के लोकसभा में भी कह रहे थे कि 7 सांसद जिता दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली वालों को कह रहे थे वो कि प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आपका बेटा हूँ, आई लव यू, आप अगर हमारा सांसद जिता दोगे तो हम जेल नहीं जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जेल में जाऊं तो मेरे सांसद को जिता दो। क्या हुआ वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, या पैनलिस्ट भी जानते हैं। रह गई बात, जो केजरीवाल साहब ने वादा किया उसको कितना पूरा किया ये भी जानते हैं, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक की बात होती थी, उस मोहल्ला क्लिनिक जो आधार आप दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है और विधानसभा में बिल्कुल विपरीत। ना मैं मान क्या मैं गलत हूँ? थोड़ी ना यू आर राइट, मैं मान बात। हाँ? लेकिन ये भी दिल्ली की ये भी है संरचना कि जिसका एमसीडी में होता है ना, वो विधानसभा आ जाता है। ये भी बात मान लीजिए। अच्छा, ऐसा होता है जिसका आप देखिए, कांग्रेस का देखिए ना इतिहास, देखिए एमसीडी में थे, वो हार गए, मदन लाल खुराना जी आ गए, प्रसाद सिंह वर्मा जी आ गए, आप देखिए फिर वो हार गए, शीला जी आ गए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल बिल्कुल पिक्चर से बाहर हैं? तो वो तो देखिए, जैसे अभी प्रीतपाल जी कह रहे थे ना कांग्रेस को 3 में न 13 में, वैसे केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री के पद में न 3 में न 13 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है। प्रीतपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रीतपाल जी, फिर चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूँ। हम मुझे लास्ट कर लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है खत्म नहीं हो गया, केजरीवाल साहब साइन नहीं कर सकते, कुर्सी नहीं बैठ सकते, क्या वो केस खत्म हो गया? सुनिए, क्या वो केस खत्म हो गया? क्या मुझे बताइए, केस खत्म हो गया? आप ये भारत के नागरिक हैं, क्या वो केस खत्म हो गया? अच्छा, ये किस संवैधानिक व्यवस्था से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने दोबारा? हेमंत सोरेन और केजरीवाल, देयर इज बिग डिफरेंस। अच्छा, क्योंकि वो जेल में जाने के बाद ही चुनाव लड़के जीत के आए। सुनिए जी, और वो मुख्यमंत्री बने। सुनिए ना, उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं था, कोई फैसला नहीं था। ठीक है, हेमंत सोरेन के पास ये उदाहरण दिल्ली की जनता को मत दीजिए। ठीक, दिल्ली की जनता को एक मिनट, आज विश्लेषण पर रहिए, आरोप प्रत्यारोप खूब हो गए। एक मिनट, एक प्रीतपाल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्रीतपाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार के ट्रकों के पीछे लिखा रहता, लटकली बेटा तो गिरनी बेटा। अभी जो इन्होंने शुरुआत की थी एक महिमा मंडप करते हुए, फिर सीधा वो उतर आए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल के साथ झाड़ू लेके कोई नहीं चल रहा था। मैंने जीरो ग्राउंड पे तिलक जी वहां पे जनता के बीच में गया हूँ, गलिया में घुमा हूँ, आपके पत्रकार बंधु भी वहां पे घूम रहे थे, इनको झाड़ू लेके चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। ठीक है, पत्रकार अपना आकलन आप रख सकते हैं। दिल्ली के अंदर पत्रकार बंधु से मैं बता दूं, पत्रकार बंधु ने ये कह दिया कि वो 7 सीटें मांग रहे थे, मैं जेल नहीं जाऊंगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा वर्डिक्ट दे दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा भैया कोई उसके खिलाफ में प्रूफ हो तो लेके आओ, वो मांगता रह गया। मगर नरेंद्र मोदी जी के जो वकील साहब है, अमित शाह के वकील साहब, आप देख नहीं पाए तो उनको जमानत मिल गई। वो सारे हमारे नेता जमानत पे है, बरी नहीं हुआ मगर जमानत पे है ना। जो मामला, जो कानून आप 2018 में बदल के लाए थे, जिसके तहत मंत्री, हमारे मंत्री साहब और
सांसद साहब बंद हुए थे, उस पर तो जमानत है ही नहीं। जमानत होनी बहुत बड़ी मुश्किल बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि 2 मिनट में मामला अभी खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं दे पाए? आप हवा में, आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी भी दिल्ली में देख लीजिए, शुरुआत आपने की ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग सियाही लगवा रहे हैं। आप पुराना विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे। आप देखिए, ठीक चुनाव से पहले आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडाई कर रहे हैं, बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं। ये ऐसा लगता कि पुराने बयान है दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सर। परवेश वर्मा के वहां आपने देखा 11 आप ही के चैनल चलाया, 1100 रुपए लोगों को दिया जा रहा है, कह रहा 2500 रुपए देंगे तुम आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो किस तरह का बताएगी वहां पे इलेक्शन कमीशन? चंद्रभूषण जी, बैठा हुआ। चंद्रभूषण जी, ये थोड़ा आपसे हटकर सवाल है। जो बात चैनलों में अभी चल नहीं रही है, थोड़ा अलग मसला है। चंद्रभूषण जी, आप जितना राजनीतिक ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन एक बात जानना चाह रहा था। महाराष्ट्र का चुनाव उठाइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव उठाइए, झारखंड का चुनाव उठाइए, आपने जो पिच खुद तैयार की, आपने उस पर सबको बुलाया, बोले आओ इस पिच पर खेल के दिखाओ। उदाहरण के तौर पर आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, ठीक, लेकिन दिल्ली में बटेंगे कटेंगे नहीं चल पाया। क्यों? इसके पीछे का वजह? तिलक जी, दिल्ली का चुनाव जो है, हाँ, वो अरविंद केजरीवाल की बैड पब्लिसिटी, खत्म होती क्रेडिबिलिटी और भ्रष्टाचार पर दिल्ली की जनता और दिल्ली के लोग पिछले 10 सालों से। नहीं चंद्रभूषण जी, आप सवाल घुमा गए। मैंने कहा जिस ध्रुवीकरण की सियासत के आधार पर पूरा चुनाव आप लड़ते हैं, वो ध्रुवीकरण की सियासत दिल्ली के चुनाव में नहीं दिखाई दी। इसके पीछे की वजह क्या है? आप देखिए, वो जो आप बात कह रहे हैं, हाँ, वो हर कार्यकर्ता वोटर के दिमाग में बैठ चुकी है। क्या? और उसका कार्ड केजरीवाल जी शुरू में लेकर आए थे। चंद्रभूषण जी, आज पहली बार हम चुनाव देख रहे हैं जहां केजरीवाल पिच तैयार कर रहे हैं और बीजेपी उस पिच पर खेल कर आने के लिए मजबूर दिखाई दे रही है। केजरीवाल कोई पिच तैयार नहीं कर रहे। आप मुझे बता दीजिए, आप एक मुद्दा बताइए जो केजरीवाल ने सेट किया और आप उसी पिच पर आकर खेले हैं। आप एक मुद्दा बताइए। केजरीवाल ने पानी पर माफी मांगी, यमुना पर माफी मांगी, झुग्गी झोपड़ियों पर माफी मांगी, और कितने 50,000 मकान बने पड़े हुए हैं, उनको झुग्गी झोपड़ी वालों को नहीं दिए गए। चंद्रभूषण जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, जिस चुनाव में आप ये कहते थे कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक आवाज जाए, इस चुनाव में आपका ध्रुवीकरण का सिक्का क्यों नहीं चला? आखिरकार बटेंगे कटेंगे मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? सवाल मेरा बस इतना था। तिलक जी, शाहीन बाग की बिरयानी कहीं दिख रही है क्या? ये सब पता नहीं कितने पुराने मुद्दे हो चुके। दिल्ली की जनता तो बटेंगे कटेंगे क्यों नहीं चला? बाहर दिखा रहे। चंद्रभूषण जी, बटेंगे कटेंगे क्यों नहीं चला? आपको दंगा याद नहीं है दिल्ली का? केजरीवाल की सरकार के बनते ही दंगा हुआ था दिल्ली में, और कौन दिल्ली का दंगा करवाने वाला था? ये जनता सब चीजों को अपने दिमाग में बैठा के रखी हुई है। बटेंगे कटेंगे क्यों नहीं चला? आप उत्तर नहीं दे रहे हो चंद्रभूषण जी। मैं क्या कह रहा हूँ जी, एक रहेंगे, लेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। और इस बार दिल्ली की जनता वो जो दंगे केजरीवाल के पार्षद ने करवाए थे, वो भी ध्यान में है। अच्छा, एक बात चंद्रभूषण जी, अभी कुछ दिन पहले विधायक चंद्रभूषण जी, देखिए आप पिच बदल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। नहीं, एक बात ईमानदारी से देखिए, अब तो चुनाव में बस वोट डालना है। ये तो बात सच है ना कि केजरीवाल आपकी पिच पर आकर नहीं खेले। मैं क्या कह रहा हूं, केजरीवाल की पिच और केजरीवाल के मुद्दे कोई पूर्ण रूप से डैमेज पड़े हुए हैं। भाई आप एक चीज बताइए, तो फिर आप जिस आप हर चुनाव में ना आप पिछले 3 विधानसभा चुनाव को उठा के देखिए, आप एक नारे पर चुनाव लड़े। क्या हरियाणा में बटेंगे कटेंगे नहीं नारा लगाया आपने? क्या झारखंड में नहीं लगाया बटेंगे कटेंगे? महाराष्ट्र में नहीं लगाया? दिल्ली में क्यों नहीं लगाया आपने बटेंगे कटेंगे नारा? वो नारा आपको दिखा नहीं? करोड़ बाग की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। उसके बाद बहुत सारी, देखिए दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो केजरीवाल के विरोध में है, और ये जनता समझ रही है कि
केजरीवाल को इस बार वरुण मिश्रा जी, पर बाहर भगाना है। ठीक है, वो दंगा याद है दिल्ली को, कल वोट डालने जाएंगे लोग तो दिल्ली का केजरीवाल के जीतते ही दंगा तोहफे में मिला था। आने वाले दिनों में लेकिन चंद्रभूषण जी, जिस रेवड़ी कल्चर का आप विरोध करते थे उसका खुद प्रमोशन देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। इस प्रधानमंत्री ने किया ना प्रमोशन कि भैया हम भी देंगे, आप आओ, हम भी मुफ्त देंगे, सब कुछ मुफ्त देंगे। और कल को उसी रेवड़ी कल्चर का विरोध तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो फिर केजरीवाल की पिच पर आके तो खेले हो आप। फिर वही बात, केजरीवाल की पिच ही डैमेज पिच है। वो कोई तो सर डैमेज पिच पर आकर खेलने पर मजबूर हो गए आप। केवल चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप ये कर दीजिएगा। अरे जब सब कुछ प्रधानमंत्री जी को ही करना है तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों बनाना? भाजपा की सरकार बनाना है। जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई जब कुछ सब प्रधानमंत्री जी ही करेंगे तो भाजपा की सरकार क्यों ना बनाई जाए? केजरीवाल की क्या जरूरत दिल्ली में? ठीक, चलिए आप मुझे सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए इस बात का। आपकी नजर में दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? तिलक जी, दिल्ली के मुद्दे एक मुद्दे नहीं, एक ही बताइए। शिक्षा का मुद्दा हो, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा हो, नहीं, शिक्षा वाले मामले पर तो फिर आपको बैकफुट बना देंगे। का मुद्दा हो, सुनिए, वायु पोल्यूशन का मुद्दा हो या नहीं, वायु पोल्यूशन प्रदूषण की सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की है का? नहीं, दिल्ली में और कोई नहीं रहता। एक यमुना साफ करने का भी बीड़ा उठा लिया होता तो लोग कहते कि हाँ भाई कुछ काम किया। नहीं, वो तो ठीक है, आपने पूरी गंगा को साफ कर दिया तो यमुना को भी कर ही दोगे आप। आपने तो कहा ना कि चुनाव जीतने के बाद 1 साल में हम कर देंगे। सुनिए तिलक जी, गंगा जी हरिद्वार जी से लेकर गंगा सागर तक जाती है, कई प्रदेश कई राज्य आते हैं उसमें। ये बात नहीं, दिल्ली की अपनी टेरिटरी को गंगा यमुना जी साफ करने आप ये कह रहे हो यमुना सबसे बड़ा मुद्दा है। ओके, यमुना जी सबसे बड़ा मुद्दा है ना। एक मिनट चलिए छोड़िए, आप गंगा जल हाथ में मत लीजिए। यमुना जल सुनिए, आप तो चुनौती दे रहे हैं ना कि केजरीवाल जाके डुबकी लगा के दिखाओ। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। भाजपाई सरकार बनने के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, कितने साल के बाद जाके डुबकी लगाओगे बताओ? तिलक जी, कल दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, आपदा जा रही है। सर क्यों आप हवा मेरे साथ हवाबाजी नहीं देखिए कि सर यमुना 2026, 27, 28 कब डुबकी लगाओगे? कब डुबकी लगाओगे? छठ के आने वाले यमुना में कब डुबकी लगाओगे चंद्रभूषण जी? मेरी बात, आने वाले दिनों में छठ पूजा जिस समय होगी दिल्ली में, छठ घाट बने होंगे और यमुना की सफाई होगी और हम और आप और छठ पूजा करने वाले दिल्ली के नागरिक सभी लोग यमुना में वरुण मिश्रा जी, होंगे। वरुण मिश्रा जी ये बता नहीं रहे कि कब डुबकी लगाएंगे, कह रहे लेकिन हाँ साफ कर देंगे यमुना। बिल्कुल, जब इनके पास कोई रोड मैप होगा, कोई प्लान होगा तब बता देंगे ना। आपके पास तो है ना। इनके पास न कोई रोड मैप है, न प्लान है, न इनके पास कोई तैयारी है। बस ये मोदी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। और मुझे एक शिकायत रहती है आपसे तिलक भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बुलाते हैं और दूसरी पार्टियों के एक ही एक प्रवक्ता बुलाते हैं। ऐसा किया करिए कि एक प्रवक्ता बुलाया करिए। इस तरह से आप राजनीतिक विश्लेषक लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाकर, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से शुरुआत हुई डिबेट की, शुरू में ही छक्के छूटने लगे और महिमा मंडन होने लगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। ये महिमा मंडन करने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जितनी केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदार थी दिल्ली के विकास के लिए, उतना ही जिम्मेदार केंद्र सरकार भी थी। क्या किया केंद्र सरकार ने? 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके क्या किया दिल्ली के साथ? क्या दिल्ली में केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बस ये तमाशा करे, वो तमाशा देखे, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें और दिल्ली की जनता इन दोनों लोगों में से किसी एक को चुन ले। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर से आउट है दोनों लोग। उसी बात की बौखलाहट है, मारपीट कर ले रहे हैं आपस में कि अब तो हम आ जाए कम से कम। अब जनता कि भैया लड़ाई हानि लोग है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों लोग लड़ाई दिल्ली की जनता ने इनको तय कर लिया है कि इस बार इनको खदेड़ के रखना है। ये लोग सत्ता से बाहर होने वाले लोग हैं, इसीलिए बौखलाहट में मोदी जी ने ये लोग उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई इसका हिसाब रख सकते हैं, लेकिन कितने लोग दबकर मर गए, कुचल कर मर गए भगदड़ में, इसका हिसाब नहीं सरकार के पास। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर टेलीविजनों पर कहते हैं
कि गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी जा रही हैं, दिल बाग बाग है, छक्के मार रहे हैं, छक्के छुड़ा रहे हैं। क्या गजब की भाई, ये तो मतलब चंद बरदाई को भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे इतने लोग मर गए वहां पर, आप आंकड़े जारी नहीं कर पाए, पोस्टमार्टम हाउस से लाशें उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए। वरुण जी वैलिड सवाल है, वैलिड एक मिनट, नहीं पाए। एक मिनट बैठकर एक मिनट, आपने वैलिड सवाल उठाया, आप जवाब मिलेगा, ठीक। एक मिनट आपने धनोज जी पर कटाक्ष किया, धनोज जी उत्तर देना चाह रहे, फिर प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूं, पूरा वक्त आपको। फिर धनोज जी। देखिए मैं वरुण जी की समस्या समझता हूँ। इनको प्रवक्ता बना के, ये पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है कि नहीं? अब मैं भारत का ऑफिशियल पत्रकार हूँ, ठीक है, रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ भाई साहब। और आपको एक बात मैं चैलेंज मैं कर रहा हूँ आपको, पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर भी कितनी सीट जीत रहे वो बता दो आज। पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, जयराम रमेश, आपके प्रमोद तिवारी, किसका नाम लो। और मैं मोदी जी का अगर नाम लूं तो आप पागल हो जाओगे कि मोदी जी की योजना कितनी। बोलूं महिमा मंडल किसको कहता, बोलूं? नहीं, महिमा मंडल मैं जानता हूँ। नहीं, आपको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनना है, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वही भूमिका में रहो। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करिए, क्या चुकारिता नहीं, पत्रकारिता करिए, क्या चुकारिता के लिए आप यहाँ नहीं बैठे हैं? आप पत्रकारिता करिए, आप नहीं करेंगे कौन ऑफिशियल प्रवक्ता है और कौन नहीं है। आप अगर ऑफिशियल पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करिए, क्या चुकारिता मत करिए। क्या चुकारों का इतिहास नहीं लिखा जाता, पत्रकारों का इतिहास लिखा जाता है। और जब पत्रकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें चाटुकार का स्थान नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाटुकारों का जब नाम लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, पत्रकार ही नहीं, पत्रकार की भाषा हो ही नहीं सकती। पत्रकार सरकार की चापलूसी करे ये संभव ही नहीं है। बिहार में जमीन छीन लिया, यूपी में जमीन छीन लिया, कांग्रेस के सारे एक मिनट, धनोज जी सिर्फ एक मिनट प्लीज। वरुण जी नहीं प्लीज सर, एक मिनट डॉक्टर धनोज प्लीज, वरुण जी का ऑडियो नीचे। प्रीतपाल जी एक मिनट, धनोज जी प्लीज संयम रखिए सर, तबीयत नासाज है मेरी सर, प्लीज संयम रखिए। एक मिनट धनोज जी प्लीज, धनोज जी का ऑडियो उठाइए। धनोज जी, पत्रकारिता का एक धर्म होता है, ठीक, धर्म तो बता रहा हूं मैं, तो उसको बरकरार रखिए बस। मैं धर्म ही तो बरकरार करो, इसने हाँ, मेरे ऊपर हमला किया। तो उसी को बरकरार रखिए बस। पत्रकार होते हैं। हाँ तो सर उसी को बरकरार रखिए, मैं आपसे बस ये गुजारिश कर रहा हूँ बस। पत्रकार नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखिए। हम लोग है ना, इनको टोकना चाहिए आपको, जब प्रवक्ता बोले। मुझे मालूम है किसको क्या टोकना है डॉक्टर धनोज। नहीं सर, आप मुझे ये मत सिखाइए कि मुझे टोकना नहीं टोकना, मुझे मालूम है किससे। हर डिबेट में नहीं, बात हर डिबेट की नहीं है धनोज, एक मिनट प्लीज। होमवर्क नहीं करते हैं, टारगेट करते हैं, अपमान करते लोगों का, जबकि कांग्रेस का अपमान हो चुका पूरे भारत में। अपमानित है कांग्रेस का कहीं चर्चा ही नहीं है। तुम जैसे पत्रकारों की निगाह में हो कि अपमानित। अरे भाई फिर तुम काम करने लगा, देखिए ये कांग्रेस क्या बात बोल रहे हैं प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं, ये पत्रकार की भाषा है, ये पत्रकार की भाषा है, ये पत्रकार की भाषा है, पत्रकार की भाषा है ये। अगर ऑफिशियल प्रवक्ता अगर इज्जत चाहते हैं तो इज्जत देना सीखिए, पहले शर्म करो, इज्जत देना सीखिए, तुम तंत्र मत करो। अगर सुनो इज्जत देना सीखो ना भाई साहब, तुम्हारे नीचे प्रवक्ता मेरे घर के पीछे रहेगा प्लीज, ये भाषा नहीं, ये भाषा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं धनोज जी, मैं आपकी तरह पता नहीं इतना वो आधिकारिक पत्रकार नहीं हूं, मैं एक इतना जानता हूं। रुको एक मिनट धनोज जी प्लीज, ऑडियो नीचे। पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म है सत्ता से सवाल पूछना, चाहे वो वरुण मिश्रा बैठे हो सत्ता में, प्रीतपाल सुलेजा बैठे हो या फिर चंद्रभूषण बैठे हो। पत्रकारिता का धर्म सरकार की योजनाओं को गिनाना नहीं होता डॉक्टर धनोज। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सच्चाई होता। पत्रकारिता का मतलब हाँ, तो आज मुझे अध्याय मत पढ़ाओ प्लीज, नो ऐसे नहीं, प्लीज डिबेट को डिटेल मत करिए। आपकी नजर में प्रीतपाल जी, दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर जनता वोट करेगी और क्यों? देखिए तिलक जी, मैं जो अभी बहस हो रही थी उस बड़ा मन दुखी हुआ। जनता भी आपकी जो भी देख रहे होंगे दर्शक, उनको भी दुख हो रहा था कि देखिए इस समय दिल्ली का चुनाव चल रहा है और कल वोटिंग इसकी होनी है। आपके चैनल के माध्यम से कई दर्शक कल वोट डालने का मन बना रहे होंगे कि किस पार्टियों को वोट दे, क्योंकि 25% जो जनता होती है वो इसी तरह डिबेटों में बैठ के और समझ के वोट डालती है। उनको भी यहाँ से अगर कुछ अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो वोट किसको डालेंगे? एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जो भी जनता के बीच में गए हुए। जनता जनार्दन जिसको वोट देगी वो सत्ता में आएंगे। अब आया कि कौन सा बड़ा मुद्दा दिल्ली का है। दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा 2013 में दिख गया था जनता को। दिल्ली में हाहाकार था, बिजली के रेट आसमान छू रहे थे, बिजली कंपनियां मनमानी कर रही थी, लोगों को 8-8, 9-9 घंटे 12-12 घंटे के कट मिल रहे थे, जनरेटर से प्रदूषण पूरा बढ़ रहा था, लोगों के हालात खराब थे, अच्छे स्कूल नहीं थे, वहां पे छत चोरी होती थी, लोग तार पे बैठे रहते थे, नीचे बैठने की जगह हुआ करती थी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो हमारा बजट था, शिक्षा का बजट, उसको 26% करके उसको ठीक करने का प्रयास किया। हम पूरी तरह उसको अभी तक नहीं सही कर पाए, मगर हम सीना ठोक के ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को मानेंगे कि जब ट्रंप की पत्नी हमारे देश में आती है तो उसको दिल्ली के स्कूल दिखाए जाते हैं, उसको योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश के स्कूल नहीं दिखाई दिए जाते, उनको मामा जी का मध्य प्रदेश जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो उनके स्कूल नहीं दिखाए जाते हैं, उनको दिल्ली के स्कूल, दिल्ली का शिक्षा मॉडल दिखाया जाता है जो मनीष सिसोदिया ने करके दिखाया। हमारे दिल्ली की शिक्षा तो देश के मानचित्र पे बहुत बड़ा मान रखती है कि न्यूयॉर्क शिक्षा मंत्री शिक्षा नीति बनाते बनाते शराब नीति बनाने लग जाए तो फिर नहीं, ये तो आरोप है सर। ये नहीं, तो आरोप क्या? आप तो क्या शराब नीति नहीं बनाई उन्होंने? तिलक जी, अभी आप खुद ही चैनल, आपके चैनल के माध्यम से ही एक पत्रकार बंधु, मैं उनको अपने के पत्रकारिता को सलाम करता हूँ, मगर वो जिस तरह से एक पार्टी को कोसने का काम कर रहे थे, पार्टी को, ठीक है, हम हो सकता है भाजपा से जुड़े हो, हम कांग्रेस से जुड़े हो, आम आदमी पार्टी से जुड़े हो, मगर हम एक पत्रकार है तो मेरा धर्म है कि मैं सत्ता से, आप मुझसे सवाल पूछो। कोरोना काल में तिलक चावला जी मुंह के सामने अरविंद केजरीवाल से बोलते थे ऑक्सीजन कहाँ है, लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहा? तो अरविंद केजरीवाल कहता था आप मेरी आंखें खोल रहे हो, मेरे आगे चल के दो आंख और जोड़ के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करो। हम लोग पत्रकारों को भगाया नहीं करते, पत्रकारों को सुनते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी अभी नहीं है, दिल्ली सरकार लापता थी। सर आप बीच में मैंने सब मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, आपके सीनियर होने का प्रणाम करता हूँ, मगर दुख इस बात का है कि जनता जिस उम्मीद से आपको पत्रकार मान रही है उस उम्मीद से आप खड़े नहीं उतर रहे, आप उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे पत्रकार बंधु साहब। कहीं राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक होते होने के नाते क्या बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, केजरीवाल की सरकार क्यों जा रही है बता दे सर। धनोज जी का एक मिनट, नहीं प्रीतपाल जी नहीं, सवालों से नहीं भागना, एक मिनट रुकिए। नो धनोज जी विषय नहीं है। प्रीतपाल जी आप तो ऐसे सवालों से नहीं भागते हो, मैं जानता हूं। केजरीवाल साहब ने कहा कि महिलाओं ने यानी कि माता बहनों ने थोड़ा सा जोर लगाया तो हम 65 सीटें तक ले जाएंगे, 60 से 65। तो आपको क्या डर है इस बात का कि जो महिला वोटर, खासतौर पर हमने देखा मध्य प्रदेश में एक तरफा मुकाबला हो गया, महाराष्ट्र में एक तरफा मुकाबला हो गया, महिलाओं ने पूरी सत्ता ही बदल दी, और झारखंड में भी यही हुआ। देखिए दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो अपना भाई मानती है अरविंद केजरीवाल को, अपना बेटा मानती है। वो उन्होंने देखा कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली की माताओं बहनों को देने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया। अब एक महिला उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव से दिल्ली में जाके नौकरी कर रही है, 12,000, 14,000, 15 सैलरी आ रही है, अगर हर महीने के 3 से 4,000 उसके बस के टिकट से बच रहे हैं तो वो महिला अपने बहन भाई तो नहीं मानेगी उसको। एक राजनीतिक पार्टी को, मैं बार बार इसी चीज को देख रहा हूँ, कांग्रेस के मित्र बता पाए,
कि हमारे अपने राज्य में मैंने ये किया, मैं दिल्ली में करके दूंगा। ना भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे जो प्रवक्ता वो बता पाए कि हमने अपने 22 राज्यों में ये डिलीवर कर दिया, मैं दिल्ली में ये डिलीवर करूंगा। बस अरविंद केजरीवाल कमीना है, अरविंद केजरीवाल बच्चों की कसमें खाता है, अरविंद केजरीवाल खांसता है, अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहता है। तो शीश महल दिखने क्यों नहीं दिया? माननीय सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज गए तो थे आती इसी बात है क्योंकि पत्रकारों को लेकर के भाई ताला खोलो। एक मिनट वरुण जी ने जो कुछ सवाल उठाए उसका उत्तर आना भी बहुत जरूरी है, बहुत वैलिड सवाल थे। लेकिन एक बात ये दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखे चंद्रभूषण जी, जो आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं दिल्ली के, क्योंकि लाइव में कमेंट आया मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जो आपके सबसे बड़े दिल्ली के स्टार प्रचारक थे चुनाव में, रमेश भदौड़ी जी, क्या लगता है आपको चुनाव जीतेंगे हारेंगे? तिलक जी, स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होता है। नहीं तो वो आपके रमेश भदौड़ी जी स्टार प्रचारक ही तो थे, सबसे ज्यादा चुनाव तो उन्हीं के नाम के इर्द गिर्द ही लड़ा गया। 70 स्टार प्रचारक जो लिस्ट आपने लिखी हो, 70 स्टार। नहीं, वो जो सड़कें बना रहे थे प्रियंका गांधी के गाल की तरह, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, महिलाओं पर जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने पुरुषों को दारू बांटने का काम, घर को बिगाड़ने नहीं, परवेश वर्मा ने ये 1100 रुपए बांटे थे, मैं दारू की बात नहीं कर रहा हूं, वो अरविंद, मैं रमेश भदौड़ी जी की बात कर रहा हूं। चुनाव जीतेंगे कि नहीं? सजा देंगी और वो इस बार मोदी जी की गारंटी। चंद्रभूषण जी, सवाल नहीं समझ में आया। और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके दिल्ली की महिलाएं, बहन बेटियां चंद्रभूषण जी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। भदौड़ी जी का नाम सुन के गजनी क्यों बन गए आप? मैंने पूछा चुनाव जीतेंगे कि नहीं? अरे भदौड़ी जी एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अच्छा, जीत रहे, मैं वही पूछ रहा हूँ, खुला बताओ ना, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तारीख को ये मत बोलिएगा कि चंद्रभूषण जी, अरे भदौड़ी जी जीत गए, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। देखिए, नहीं, उनकी काबिलियत तो पूरा देश देख चुका है सदन के भीतर, मैं उनकी काबिलियत पर संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये जान रहा हूं, रमेश भदौड़ी आपने कहा चुनाव जीतेंगे, और ये परवेश वर्मा जिन्होंने 1100 रुपए बांटे थे? परवेश वर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और वो भी जीतेंगे। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी। तो इन दोनों में से सीएम कौन बनेगा, परवेश वर्मा या फिर रमेश भदौड़ी? फिर आप भी तिलक जी क्यों इंतजार करिए ना, इतनी जल्दी क्या है? अजीत, आपको यकीन नहीं है चुनाव जीत रहे हो? कल जो है, मैंने शुरू में कह दिया आपको, यकीन नहीं 100%। आप चला दीजिए लाइन में, जो आज कह रहा हूँ वो 8 तारीख को सत्य होगा। आप ये समझ लीजिए तिलक जी, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली की एक जनता को विश्वास है। वो केजरीवाल के झूठ से, निगेटिव पॉलिटिक्स से, नकारात्मक राजनीति चंद्रभूषण जी टूट चुकी है। चंद्रभूषण जी, अब मैं उस सवाल पे आ रहा हूं जो वरुण जी ने उठाया था। अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ चंद्रभूषण जी बोलेंगे। चंद्रभूषण जी, महाकुंभ भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई? प्रीतपाल जी, आ रहा हूं सर, प्लीज एक मिनट। कोई भी विषय जब किसी जांच का हो और उस पर महाकुंभ भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, आधिकारिक आंकड़ा क्या है? 30 लोगों की। ठीक, आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया सरकार द्वारा, 156 घंटे के बाद भी आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा पुष्टि नहीं की गई है। यह बात लगातार विपक्ष कह रहा है कि जितने आंकड़े आप बोल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई है। नहीं, ये देखिए, ये पूर्ण रूप से वो लोग हैं जो सनातन के महापर्व पर वो हमेशा इस तरह का काम करते हैं। सनातन का अपमान कहां से हो गया इसमें? था तो ये लोग हड्डी डालने का काम करते थे। दुर्घटना में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। एक हादसे में लोगों की जान चली गई, सवाल पूछना सनातन का अपमान हुआ क्या? नहीं, फिर सवाल पूछना इनका कर्तव्य है, लेकिन झूठे सवाल पूछेंगे। ये झूठे सवाल हुए? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नहीं, ये झूठा सवाल कैसे हुआ? वहां लोग मरे कि नहीं मरे? सुनिए मेरी बात, वहां लोग मरे कि नहीं मरे? वहां वीआईपी मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए मेरी बात, वहां वीआईपी लोगों की एंट्री हुई कि नहीं हुई? हर वहां पर जो आ रहा है श्रद्धालु, वो हर श्रद्धालु एक ही नजर का है।
वो एक वहाँ नजर पर का है स्नान सर। करने आ रहा है। सर वीआईपी के लिए अलग तो सुरक्षा है, वीआईपी के लिए अलग घाट बन रहे हैं। नहीं, आप तिलक जी पूरी व्यवस्था को, चैनल आपका वहाँ है, उनको भेजकर सही से सब चीजों को समझने का प्रयास करिए। अच्छा, तो फिर ये बात जो हेमा विपक्ष मालिनी जी क्यों द्वारा- कह रही हैं कि कुंभ की विपक्ष- घटना इतनी बड़ी घटना नहीं थी, इसको बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है? ये बड़ी घटना नहीं है, कितने लोगों की मौत चाह रहे थे आप? सुनिए मेरी बात, जिस तरह से विपक्ष इसको नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है, वो कतई ठीक बात नहीं है। ये इतनी बड़ी घटना नहीं और गलत, थी, इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया। क्या आप इस नहीं। बयान से सहमत हैं? नहीं, मैं ये उनका क्या ये संवेदना है बयान होगा। आपकी? मैं जो लोगों की वहां पे मृत्यु हुई उनके प्रति मैंने पहले भी दिन श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में नकारात्मक। अखिलेश यादव कह रहे हैं डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के डिजिटल आंकड़े तक नहीं दे पा रहे, डिजिट तक नहीं दे पा रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के डिटेल तक नहीं दे पा रहे। अखिलेश यादव उन्हीं लोगों में शामिल है जो इस तरह के आयोजनों में विघ्न डालना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार इस तरह का विघ्न इन महाकुंभ में, सनातनियों के महापर्व में हो, जिससे कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। लेकिन जांच जो चल रही है वो आपको भी पता चल जाएगी तिलक जी, और इन लोगों के जब वो जांच बाहर निकल कर आएगी तो आप कहेंगे ये लोग शामिल तो नहीं थे इस तरह की घटनाओं में। आप तो बता रहे थे ना कि कराई हुई 100 करोड़ लोगों के आने का बंदोबस्त है हमारे पास। देखिए, 100 करोड़ की बात किसी ने नहीं की, 40 करोड़ वहां पर जो आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, यदि वहां पर 8 करोड़ लोग आ जाएंगे तो क्या व्यवस्थाएं होंगी? तो आपने दावा नहीं किया था कि आपको मालूम नहीं था इतने करोड़ लोग आएंगे? फिर वही बात है, हर चीज मालूम होती है, हाँ। लेकिन दुर्घटना कैसे घटित हो जाती है ये किसी को नहीं पता होता है। अच्छा, उस पर राजनीतिक फाइनल रोटियां कमेंट नहीं आपका, करती जानी फिर मैं चाहिए। फाइनल कमेंट उस पर- वरुण जी और प्रीतपाल जी का लूंगा। एक मिनट, एक जो मिनट, लोग राजनीतिक एक मिनट। कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे एक हैं, मिनट। इनको बहुत बुरा होगा इनके साथ। एक मिनट। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ वोटिंग हो रही होगी और दूसरी तरफ प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे, क्या लगता है चुनाव का फायदा होगा? मैंने आपको पहले भी कहा कि दिल्ली में मोदी जी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ नहीं, रही है। फायदा और होगा कि आपदा नहीं होगा? जा रही है। आपदा कुंभ में जिस प्रकार मोदी जी नहा रहे होंगे, अमृत का पान कर रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, और दिल्ली की गंदगी साफ हो रही होगी, ये देख लीजिएगा। मतलब फायदा होगा, चुनावी फायदा, अगर देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे और दूसरी तरफ वोटिंग हो रही होगी। फिर वही बात है, वो एक प्रक्रिया है, वो एक दूसरा पक्ष है। अब दोनों को आपको फायदा दिख रहा तो फायदा तो होना ही चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, जैसे केदारनाथ की गुफा भी याद आ जाती है ना लोगों को, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो नहीं इसका ये भी याद आना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ, तो फायदा होता है ना सर, खुलकर बोलिए। होगा, 500% होगा। होगा, होगा, ठीक। वरुण जी पहले आप, और फिर उसके बाद प्रीतपाल जी फाइनल कमेंट आपका। वरुण जी, वो कह रहे चुनावी फायदा तो होगा। बिल्कुल, इनका तो हर काम चुनावी फायदे के लिए ही होता है, और निश्चित रूप से इधर मोदी जी ध्यान लगाएंगे और उधर दिल्ली की जनता उसको प्रचारित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कुछ ऐसे मेरे मित्र पत्रकार महिमा मंडन करना शुरू करेंगे। यही काम होता है, इसी काम के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, आप भी चले जाओ, पार्टी जाने जाती है। मैं हो आया, मुझे किसी कैमरे की आपका मतलब ये है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका मतलब राहुल जी, हाँ, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हाँ, मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूं। फोटो नहीं खिंचाते। अच्छा, वो भी फोटो नहीं खिंचवाते? 40 कैमरे साथ नहीं जाते। वरुण जी फोटो नहीं खिंचवाते? वो धर्म जो है अपनी आस्था का विषय है, और कहाँ आस्था फोटो के नहीं साथ खिंचवाई उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ जरूरी होता है वहाँ फोटो खिंचाते हैं, जहाँ प्रीतपाल जी का आवश्यकता होता है वहाँ फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं फोटो नहीं खिंचवाते वो वरुण जी? नहीं, जहाँ आवश्यकता होती है क्यों नहीं होता, लेकिन धनोज जी मुस्कुरा रहे, धनोज जी 10 सेकंड जल्दी 40 से। कैमरे अपने साथ लेकर नहीं जाते कि उनको महिमा मंडन करने के लिए टीम बैठी है। आदमी है ये लोग। अभी बोल रहे थे, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे वोटर कुंभ में स्नान कर रहे होंगे कल। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तो ये भी तो है कि दिल्ली के बहुत सारे हिंदू वोटर कुंभ में स्नान कर रहे थे, इसलिए वोट नहीं हुए। देखिए, कहने को कुछ भी कहा जा सकता, मैं एक सेकंड इतना ही कहूंगा कि आस्था का जहाँ सवाल है और जहाँ बहुत सारी होती है, जो वहां पर घटना दुर्घटना हुई है
वो वाकई चिंता है। उसके ऊपर जो है वहाँ के जो शासक प्रशासक उस पर संज्ञान ले रहे हैं और जो आंकड़े वो आंकड़े भी जारी करें। लेकिन दिल्ली के चुनाव की बात है, दिल्ली की चुनाव कल आपको पता चल जाएगा सुबह से ही। जो लहर पहले थी वो लहर नहीं है। जो हाथों में झाड़ू हुआ करता था वो झाड़ू अब विहीन हो चुका है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फाइनल कमेंट आपका लेना चाह रहा था, वक्त ज्यादा पैच हो गए। ठीक है प्रीतपाल जी, फाइनल कमेंट सर प्लीज, वक्त खत्म हो गया, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। फाइनल कमेंट प्लीज। हाँ देखिए तिलक जी, अभी आपने सवाल कई घूम फिर के उनसे पूछे कि जो कुंभ के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई उसके आंकड़े आप नहीं दे पाए। अल्लू अर्जुन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, एक आयोजन की जगह पे वो पहुंचे थे, इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और उनको जेल जाना पड़ा। मुख्य आयोजक इस मेला परिसर के जो है वो योगी आदित्यनाथ जी है। क्या वो जेल जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चौथी बार आ रही है, दिल्ली की जनता आतुर है। कल सुबह टाइम हो वोटिंग, आप जनता को तय करना है कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धनोज जी आपका, प्रीतपाल जी आपका, वरुण जी आपका, चंद्रभूषण जी आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।